नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। न्यूज 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप लगाए हैं। नीतीश के इस बयान के बाद बिहार से लेकर झारखंड तक सियासत तेज हो गई है। न्यूज 18 पर बिहार के सीएम का बयान, बिहार से झारखंड तक सियासत में उफान। लालू जी भी बात करते हैं, ये तो लोगों को पता ही है। लालू जी प्रशांत किशोर तो जेल में रहने पर भी जेल से बात करते रहते हैं। नियम चाहे जो भी हो कि जेल से आप बात नहीं कर सकते, लेकिन फैक्ट सबको मालूम नहीं है तो सबसे बात करते हैं। न्यूज 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नीतीश कुमार ने जेल में रहते हुए फोन के इस्तेमाल के आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाए हैं। नीतीश के आरोपों के बाद बिहार से लेकर झारखंड तक की सियासत गर्मा गई है। मौसम ही चुनावी है, ऐसे में न सिर्फ आरजेडी बल्कि महागठबंधन के नेता भी लालू प्रसाद यादव के समर्थन में आ गए हैं और नीतीश कुमार के आरोपों को एनडीए का खौफ करार दे रहे हैं। तो लोग इतना डरे हुए, सत्ता के मदहोशी का आलम ये है कि अब हर तरफ उनको नीतीश जी को लालू जी छोड़ के तो कोई दिखता ही नहीं है कि नीतीश कुमार जी ने सारी राजनीतिक मर्यादाओं को भंग तार तार कर दिया है। ये आरोप लगाने से पहले उन्हें ये सोचना चाहिए था कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें मालूम है कि लालू यादव जी फोन पर सियासत कर रहे हैं। विपक्ष जहां इसे एनडीए का खौफ बता रहा है, वहीं बीजेपी नेता नीतीश के समर्थन में हैं और कह रहे हैं कि ये जेल मैनुअल का उल्लंघन है और इसकी जांच होनी चाहिए। ये तो संज्ञान में लेना चाहिए, हमारे जो भी अधिकारी हैं उनको संज्ञान में लेना चाहिए कि आखिर कोई भी व्यक्ति हो यदि जेल की सजा काट रहा है और भी चारा घोटाले में सजा काट रहा हो और वैसे व्यक्ति को इतनी छूट मिल जाए कि वहां से बैठ के वो राजनीति करे। इन सब के बीच जेल आईजी ने लालू प्रसाद यादव के पास फोन होने से इनकार किया है और कहा है कि ये भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही है। ऐसी सूचनाएं एक बार हल्ला हुआ कि ऐसा हो रहा है तो हम लोगों ने तुरंत औचक छापामारी करवाई। कहीं से भी एक मोबाइल नहीं मिला। पिछले दिनों में सदर डीएसपी ने भी छापामारी की, वहां भी कोई मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल की सूचना सरासर गलत है, वो कहीं भी कोई मोबाइल नहीं है वहां पर। केयरटेकर साथ में रहता है, वो बात करवा देता होगा, हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने न तो इसका परमिशन दिया है और न ही हम लोगों की तरफ से कभी ये देखा गया है कि ऐसा। लालू प्रसाद यादव पर इससे पहले भी जेल मैनुअल के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। आपको 20 सितंबर की तस्वीर दिखाते हैं जिसमें लालू प्रसाद यादव से उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मुलाकात के तय समय के बाद रिम्स पहुंचे थे और अपने पिता लालू प्रसाद से मुलाकात की थी। न्यूज 18 के कैमरे ने रिम्स के पेइंग वार्ड में लगी घड़ी का समय भी रिकॉर्ड किया था जिसमें 5 से ज्यादा बज रहे थे। जेल अधीक्षक से जब न्यूज 18 ने इस मामले पर सवाल किया तो उनका जवाब ही एक और सवाल छोड़ गया। लोग तो वहां से हम लोग 12 साढ़े 12 में हम लोग परमिशन दे दिए थे। अब जो है कि यहाँ कितने बजे मिलेगी हमको भी पता नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये बयान दिया है और सीएम पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ये समझना चाहिए कि नीतीश ने यूं ही ये बयान नहीं दिया होगा। अब जब एक राज्य के सीएम ने ही सवाल खड़े किए हैं तो इसकी जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बीजेपी ने सोरेन परिवार पर सीएनटी एसपीटी एक्ट का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर जमीन खरीदने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा कि आदिवासियों के हितैषी होने का दावा करने वाली सोरेन परिवार आदिवासियों का जमीन हड़पने में लगी हुई है। पार्टी ने दावा किया कि बोकारो में सोरेन परिवार के नाम पर एक ही दिन में 16 रजिस्ट्री हुई है। बीजेपी ने जेएमएम से पूछा है कि सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता के बावजूद सोरेन परिवार ने कैसे जमीन खरीद ली। बीजेपी के इस आरोप पर जेएमएम ने पलटवार किया। जेएमएम ने कहा कि सरकार ने एसआईटी गठित कर पूरे मामले की जांच कराई है। अगर जांच रिपोर्ट में कुछ भी गलत है तो उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हेमंत जी का रांची, गोड्डा, जमशेदपुर, साहेबगंज, बोकारो, धनबाद, बहुत जगह इनके परिवार का प्रॉपर्टी है। तो कोई कहीं एक ही थाने का निवासी हो सकता है। तो आज हमारा हेमंत सोरेन जी से सिर्फ एक प्रश्न है और वो यही है, हेमंत सोरेन जी आप किस थाने के निवासी हैं, ये जनता जानना चाहती है। आपने ये जो 3200 जमीन खरीदे हैं ये 7 अलग अलग जिलों में है।
तो जनता जानना चाहती है कि ये CNT SPT का उल्लंघन करके आपने जो जमीन लिए हैं, आखिर आप किस थाने के रहने वाले हैं? सरकार ने SIT का गठन किया था, उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर किसी तरह की अनियमितता है, अगर किसी तरह का इलीगल एक्ट हुआ है तो आप कार्रवाई करिए। झारखंड को लेकर कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रभारी RPN सिंह ने कहा कि सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन पर चर्चा पूरी हो गई है और अब कांग्रेस CEC तय करेगी कि वो उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कब करती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी मैनिफेस्टो का सबसे ज्यादा फायदा झारखंड को ही होगा। इसका काम है, वो केंद्र जो इलेक्शन कमेटी है वही निर्णय लेती है कब डिसाइड होके कब वो रिलीज करेगी। हमसे जो चर्चा होनी थी वो हमारी चर्चा पूर्ण हो चुकी है। अब केंद्र इलेक्शन कमेटी ही उन लिस्टों को रिलीज करेगी और कब करेगी वो हमें इंतजार करना पड़ेगा। सभी 7 सीट पर जो विस्तृत रूप से हमारी जो चर्चा हुई, अब उनके जो चर्चा में कितना टाइम लगेगा। अगर कुछ सीट में वो जल्दी से खत्म हो जाएगा तो उसकी ऐलान हो जाएगा। कुछ सीट में अगर वो ज़्यादा थोड़ा सा सब और भी जो है प्रभारी जी हो या CLP हो हमसे और कुछ फोन से या किसी और माध्यम से पूछना चाहते हैं तो हो सकता है कि 1 आध दिन या कुछ दिन के देरी होगा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झारखंड बीजेपी ने डराने वाला बताया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि झारखंड और देश की जनता 2004 से 2014 तक के घपलों और घोटालों को नहीं भूली है। उन्होंने कहा कि ऐसे में इसे निभाने का कांग्रेस का दावा डराने वाला ही है। तो कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हुआ और इस घोषणा पत्र को लेकर के बीजेपी ने कई सवाल भी खड़े किए और कहा है कि सिर्फ ये दिखावा है और ये डराने वाला है, क्योंकि अब तक जो तमाम दावे और वादे किए गए थे वो आज तक तो पूरे हुए नहीं और ऐसे में सिर्फ और सिर्फ ये राजनीतिक फायदा उठाने के लिए या एक हथकंडे के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। जनता सब कुछ देख और समझ रही है और ऐसे में इसका बहुत ज्यादा कोई असर होने वाला नहीं है हर गरीब के लिए। हालांकि कांग्रेस के इस घोषणा पत्र में क्या कुछ खास बातें रही है उस पर भी नजर डालने की जरूरत है। मनरेगा योजना के कार्य दिवस को लेकर के 100 दिन से बढ़ाकर इसे 150 दिन कर दिया गया है और बजट के साथ अब आम बजट के साथ साथ किसानों के लिए भी बजट पेश करेगी अगर सत्ता में कांग्रेस आती है। तो ये कांग्रेस का दावा भी है और अपने मैनिफेस्टो में से जगह दी गई है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के नाम से ही देश की जनता डर जाएगी। उन्होंने कहा है हम निभाएंगे। अब उनका 2004 से 2014 के बीच का जो निभाने का रिकॉर्ड था घोटालों और घपलों का, तो क्या फिर से वो उनको निभाने की बात कर रहे हैं? तो उनके मैनिफेस्टो के नाम से ही डर लगता है। जहाँ तक वो ऋण माफी की और इसकी बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जिन राज्यों में उन्होंने घोषणाएं की थी सिर्फ 10%, और ये आपको उनकी जो सरकार है उसकी रिपोर्ट है सिर्फ 10% अभी तक लागू हुआ, जबकि इन्होंने 1 हफ्ते के भीतर सारा करने को कहा था। मैनिफेस्टो का विस्तृत अध्ययन करने के बाद ही इस पर कोई टिप्पणी करना। झारखंड में चौथे चरण के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई है। आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही चतरा, पलामू और लोहरदगा सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई, जो कि 9 अप्रैल तक चलेगी और 10 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। 29 अप्रैल को मतदान यहां होगा और पहले दिन लोहरदगा से सुदर्शन भगत और पलामू से दुलाल भुइयां समेत 17 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र खरीदे। इंडिया का 4th फेज और झारखंड राज्य का 1st फेज का आज नोटिफिकेशन हुई है, जो 3 संसद लोकसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित है, जो चतरा लोकसभा, 04 चतरा और 02 लोहरदगा, 12 लोहरदगा और 13 पलामू का पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी का नोटिफिकेशन आज हुई है। तो आज की नोटिफिकेशन 2 अप्रैल है। उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का शुरू हो गया है। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने ओडिशा के मयूरभंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आम लोगों से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील की।
इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दोबारा बीजेपी की सरकार बननी तय है। लोग बुनियादी सुविधाएं से वंचित हैं, लेकिन झारखंड में जैसे ही मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एक स्थिर सरकार 2014 में बनी, तब से आप झारखंड के विकास को देखें। आज देश का गुजरात के बाद झारखंड तेजी से आर्थिक विकास दर में बढ़ता हुआ राज्य देश में झारखंड। इसके पीछे एक ही कारण है, ये डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी मोदी सरकार और राज्य में भी मोदी सरकार। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि उड़ीसा में भी आप मोदी सरकार आप हर हाल में बनाएं, और केंद्र में तो मोदी सरकार बन रही है। खूंटी के बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के रामरेखा धाम में पूजा अर्चना की और महाभोग ग्रहण किया। इस मौके पर रामरेखा धाम के पुरोहित बाबा उमाकांत महाराज ने अर्जुन मुंडा को आशीर्वाद दिया। रामरेखा धाम सिमडेगा का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, जहां दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं दर्शन के लिए। यहां पर उन श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। अर्जुन मुंडा इन दिनों लोकसभा चुनाव के अभियान में जुटे हुए हैं। ही शांति का अनुभव हुआ, बहुत मनोरम स्थल है और ऐसे स्थलों पर आने से ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा का लाभ जनता को मिले, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बात होगी, सबसे बड़ी बात होगी। तो ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा क्षेत्र से झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की पुत्री अंजलि सोरेन झामुमो कांग्रेस की साझा उम्मीदवार होने की संभावना उनकी बढ़ गई है। पार्टी सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। आपको बताते चलें कि ओडिशा में झामुमो और कांग्रेस में चुनावी तालमेल हुआ है, जिसके तहत मयूरभंज लोकसभा सीट और 5 विधानसभा सीट पर जेएमएम उम्मीदवार उतारेगा। और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से पूर्व मंत्री चंपई सोरेन, गिरिडीह से जगन्नाथ महतो, दुमका से शिबू सोरेन और राजमहल से विजय हांसदा जेएमएम से कैंडिडेट बनाए जा सकते हैं। जो लोकसभा सीट है मयूरभंज, वहाँ पे जिस प्रत्याशी को भी सिंबल दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा, उसकी घोषणा कल तक हो जाएगी। अंजलि सोरेन का नाम आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है और प्रमुख दावेदार हैं वो, और लोगों का भी नाम आया है और हम समझते हैं कि कल तक हम लोग सभी नामों पर विचार करके और इसकी घोषणा हम लोग करेंगे। बैठकें हुई, तीनों घटक दलों ने अलग अलग बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। जेवीएम प्रत्याशी प्रदीप यादव तीनों बैठकों में शामिल हुए। पहली बैठक आरजेडी की हुई, इसके बाद जेएमएम और उसके बाद कांग्रेस की बैठक हुई। सभी बैठकों में महागठबंधन के नेताओं ने एकजुटता की बात को दोहराया। वहीं गोड्डा से प्रत्याशी प्रदीप यादव ने अपनी जीत को पक्का बताया। मैं बात कर रहा हूं, हमारे प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता लोगों से मिलने के लिए आए, आशीर्वाद लिए, फूलमाला देकर के लोग जो है इनको आशीर्वाद दिए हैं और यहाँ भारी बहुमत से जीतने का दावा किया गया है। हो गया, हम लोग लिखित रूप से हम लोग मंजूर कर लिए, बहुत जोर रहेगा और हम लोग 14 सीट को जीतेंगे। बस यही हम लोग की बैठक की शुरुआत है। हमारा एकमात्र एजेंडा है वो है 19 मई के चुनाव का, और उस एजेंडे को हम ऐसा स्वरूप तैयार कर रहे हैं कि महागठबंधन हम लोग का सशक्त महागठबंधन है और इस महागठबंधन का उम्मीदवार 100% जीते।